तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की हम बात कर रहे थे। हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेनली किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है हमारे पास। अगर बाइकार्बोनेट की हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो मेनली हमारे पास ये कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और हमें पता है कि इसमें हमारे पास जो पीएच होती है, पीएच बॉडी की डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द बेसिक मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो बाइकार्बोनेट निकल जाएंगे तो हमारे पास एसिडिक कंटेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। इस वजह से हमारे पास बॉडी की जो पीएच होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। और हमारे पास इसमें हमें क्या मिलता है कि ये इसमें एनाइन गैप जो होता है वो आपके पास सम हाउ कंडीशन में इंक्रीज मिलता है। एनाइन गैप क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सबसे पहले अगर हम पीएच की बात करें तो मैंने कहा कि पीएच डिक्रीज होती है। तो पीएच आपके पास नॉर्मल कितनी होती है? 7.37। ठीक है। तो अगर लेस देन 7.37 है तो हमारे पास ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एसिडोसिस की कंडीशन है। और क्यों हो रही है? मेनली आपके पास ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक है जी। तो ये मेनली अगर हम इसको इक्वेशन के साथ रिलेट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि हमारे पास पी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइकार्बोनेट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें मेनली क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इसी वजह से आपके पास जो पीएच की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास व्हाट इज द एनाइन गैप। एनाइन गैप हमारे पास मेनली बॉडी में हमारे पास जो कैटाइंस होते हैं, कैटाइंस आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक है। और एनाइंस जो होते हैं वो आपके पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। तो ये बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है। कैटाइंस और एनाइंस जो होते हैं हमारे पास ये बैलेंस होते हैं। ठीक हो गया। जितने पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होंगी उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होगी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में बढ़ रहे हैं तो हमारे पास उस कंडीशन में क्या होगा कि एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसको हम कहेंगे एनाइन गैप। ठीक है। बेसिकली हमारे पास ये जो गैप होता है, नॉर्मली जो आपके पास कैटाइंस होते हैं ना, कैटाइंस की अगर हम बात करें तो मेनली कैटाइंस डिपेंड कर रहे होते हैं सोडियम के लेवल पे। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक हो गया। और अगर हम एनाइंस की बात करें तो एनाइंस में हमारे पास बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्लोराइड, ये दोनों नेगेटिवली चार्ज आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये एनाइंस हैं। तो हमने शुरू में बात की कि हमारे पास बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहे हैं। तो बाइकार्बोनेट अगर डिक्रीज होंगे तो एनाइन कम हो जाएगा। अगर एनाइन कम होंगे तो हमारे पास क्या होगा? एनाइन गैप जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये देखें, हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, सोडियम है एक तरफ, उन्होंने सोडियम को मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास उन्होंने क्लोरीन को मेंशन किया हुआ है। क्लोरीन के अलावा हमारे पास उन्होंने बाइकार्बोनेट को मेंशन किया हुआ है। और साथ उन्होंने ये जो आपके पास ये बॉक्स है ना, ये प्रेजेंट कर रहा है गैप को। ठीक हो गया। ये आपके पास एनाइन गैप बेसिकली ये अनमेयर्ड होता है। अनमेयर्ड होता है हमारे पास। हम क्या करते हैं कि हमें बाइकार्बोनेट की वैल्यू का पता होता है कि बॉडी में कितने आपके पास नॉर्मल वैल्यू बाइकार्बोनेट की, क्लोरीन का भी पता होता है, सोडियम का भी। लेकिन हमारे पास ये जो गैप में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम एक्चुअली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और इनको हम एज अ गैप कंसीडर करते हैं। इनमें बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन्स, फॉस्फेट्स और सल्फेट्स। ठीक है। तो अब कोई अगर ऐसी कंडीशन होगी कि हमारे पास ये गैप अगर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, बेसिकली हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमने कहा कि क्यों हो रहा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट कम हो रहा है। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देखेंगे ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या बात है। हमारे पास अगर हम नॉर्मल एनाइन गैप की वैल्यू देखें ना, एनाइन गैप तो हमारे पास कितनी होती है? ये आपके पास इज इक्वल टू सोडियम माइनस क्लोरीन प्लस बाइकार्बोनेट। ठीक हो गया। तो इनकी जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम बोल देते हैं कि हमारे पास एनाइन गैप। तो नॉर्मल सोडियम की जो वैल्यू होती है ना, नॉर्मल, वो आपके पास होती है 140 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है जी। और नॉर्मल आपके पास क्लोराइड की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 103, प्लस बाइकार्बोनेट होते हैं 26। ठीक है। तो इसको अगर हम प्लस माइनस करें, 140 में से हम माइनस करें वन, ये बनेगा तकरीबन 129। ठीक हो गया। तो इसका आंसर आएगा 11। तो नॉर्मल आपके पास जो गैप होता है एनाइन गैप, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 8 to 12। अगर इसके दरमियान आपके पास ये वैल्यू आ रही है तो इसका ये मतलब है
कि ये जो पेशेंट है उसमें कोई भी एनाइन गैप नहीं प्रोड्यूस हुआ, ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर आपके पास इससे इंक्रीज कर जाएगी तो इसका मतलब है एनाइन गैप जो है वो बढ़ गया, अगर डिक्रीज हो जाएगी तो इसका ये मतलब है कि एनाइन गैप जो है वो डिक्रीज हो गया। अब हमारे पास जो एनाइन गैप होता है ना, एनाइन गैप का हमें पता चल गया ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू जो होती है अगर ये बढ़ जाएगी, ये जो एनाइन गैप है ये आपके पास जो कंपाउंड्स है जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, प्रोटीन में मेनली एल्ब्यूमिन, अगर ये किसी तरह बढ़ गए, ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो पैरामीटर है ना, इस यहाँ की बजाय ये आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहाँ तक आ जाएगा तो गैप जो होगा वो डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब दो तरह की कंडीशन होती है, एक हमारे पास होती है नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और एक होती है हमारे पास एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो पहले हम बात कर लेते हैं नॉन आयनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें आपके पास होता कुछ इस तरह से है कि एनाइन गैप जो होता है वो आपके पास सेम रहेगा दोनों तरफ। अगर आप देखें तो आपके पास ये जो आपको येलो कलर्ड एरिया नजर आ रहा है वो इक्वल है दोनों तरफ, लेकिन आपके पास बाइकार्बोनेट जो हैं वो आपको डिक्रीज नजर आएंगे इसमें। ये जो आपके पास सेकंड इमेज है, ये फर्स्ट इमेज है, इसमें बाइकार्बोनेट जो थे वो आपके पास शेडिड एरिया ज्यादा था और इसमें शेडिड एरिया जो है वो कम है, श्रिंक हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि आपके पास बाइकार्बोनेट जो हैं वो लॉस हो चुके हैं। तो इसको हम नॉन आइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से कहेंगे कि एनाइन गैप नहीं आपके पास, वो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आई। तो इसको मेंटेन किसने किया है कि जब आपके पास बाइकार्बोनेट अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो इसको कंपनसेट करने के लिए आपके पास क्लोराइड जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। तो अगर बाइकार्बोनेट निकल गए, जितने बाइकार्बोनेट निकल गए तो उतने ही आपके पास क्लोराइड ऐड हो गया, ठीक हो गया। तो जब आपके पास नेगेटिव चार्ज जितने एनाइन जो थे वो रिमूव हुए, ठीक हो गया, उतने ही आपके पास जो एनाइन थे वो ऐड अप हो गए। तो इसका मतलब है कि इसमें आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट में कोई फर्क नहीं आया, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो एनाइन गैप था उस पे भी कोई फर्क नहीं आया, तो इसको हम कहेंगे नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे देखें। और बेसिकली ये जो नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है ना, इसकी प्राइमरी काज होती है प्राइमरी लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, कि अगर आपके पास बॉडी से बाइकार्बोनेट लॉस हो रहे हैं तो इसकी वजह से हमेशा हमेशा क्या होगा, नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होगा वो आपके पास होगा। लेकिन अगर आपके पास एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिड की बात करें तो उसमें बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना, एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट नहीं होते, बल्कि आपके पास क्या होता है कि आपकी जो आपके पास एनाइन गैप के जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उनमें एडिशन हो जाता है। मतलब कि आपके पास लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड बढ़ जाएगा, उसके अलावा आपके पास कीटोन्स बढ़ जाएंगे। तो आपके पास कुछ ऐसी चीजों का बॉडी में एडिशन होगा जो कि आपके पास इस गैप को इंक्रीज कर रही हैं, ठीक हो गया, इस वैल्यू को आपके पास क्या करेंगी, इंक्रीज कर देंगी, जिसमें आपके पास क्या होगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई भी एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, उसके कौन कौन सा हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, ठीक हो गया, कीटो एसिड हो सकते हैं। तो सारे के सारे आपके पास ऐसे एसिड जो कि आपके पास एनाइन गैप को बढ़ा देंगे, उनको हम कहेंगे एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। और ये मेनली होती क्यों है? क्योंकि आपके पास रिटेंशन ऑफ एसिड के एसिड बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप दोनों ये पिक्चर्स को देखें तो दोनों तरफ देखें, आपके पास बाइकार्बोनेट तो डिक्रीज हुए हैं, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हुए हैं, लेकिन क्लोरीन ने उसको मेंटेन नहीं किया। क्लोरीन का जो लेवल था वो आपके पास मेंटेन रहा है। अगर क्लोरीन आपके पास बाइकार्बोनेट की डेफिशिएंसी को मेंटेन कर लेगी तो इसको हम कहेंगे नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिड। अगर बाइकार्बोनेट की जगह आपके पास क्लोरीन नहीं है बल्कि बाहर से एसिड जो हैं वो आपके पास उसको फिल कर रहे हैं, तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, इसको हम कहेंगे एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक हो गया। तो एनाइन जो है वो कंपनसेट, जो आपके पास एनाइंस होते हैं, एसिडिक एनाइंस, वो आपके पास बाइकार्बोनेट की कंपनसेशन करते हैं, कंपनसेशन। एनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिड में आपके पास एनाइनिक एसिड बाइकार्बोनेट की कंपनसेशन करेंगे, और नॉन एनाइनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपके पास जो क्लोरीन होगा वो बाइकार्बोनेट की कंपनसेशन करेगा, ठीक हो गया। तो ये मेन डिफरेंस था एनाइन और नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात है हमारे पास डिक्रीज एनाइन गैप। कुछ ऐसी कंडीशन है हमारे पास मोस्ट कॉमनली जिसमें लो एनाइन गैप, एक तो था हमने पढ़ा ना कि आपके पास जो था
नॉन को एनाइन गैप में कोई चेंज नहीं आता। एक हमने पढ़ा कि आपके पास एनाइन गैप जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, एनाइन गैप बढ़ गया। अब हमने देखनी है कि लो एनाइन गैप। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक आपके पास होती है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है कंडीशन मल्टीपल माइलोमा, माइलोमा, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपके पास क्या करेंगी, एनाइन गैप को डिक्रीज कर देंगी। ये आपके पास जो कंडीशन है ये है हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। इसमें अब क्या होगा कि आपके पास जो एनाइन गैप है ना, ये देखिए उसकी जो आपके पास स्ट्रिप है वो बहुत ज़्यादा थिन नज़र आ रही है, बहुत छोटी नज़र आ रही है। तो एनाइन गैप में मेन कंपोनेंट जो मैंने लिखा था ना कि प्रोटीन्स होती हैं, तो प्रोटीन्स में मेनली एल्ब्यूमिन होता है। अगर किसी पेशेंट को किडनी की कोई डिजीज़ है, मतलब कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो अगर उसको हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया हो रहा है तो उसको लो एनाइन गैप होगा आपके पास, उसकी बॉडी में एनाइन गैप जो होगा वो डिक्रीज होगा। ये आपके पास नॉर्मल कंडीशन है कि नॉर्मल आपके पास सोडियम है, नॉर्मल बाइकार्बोनेट है, नॉर्मल क्लोरीन है। नेक्स्ट मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में आपके पास आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बढ़ जाती हैं, प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है। तो आईजीजी पॉजिटिवली चार्ज आपके पास जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगी वो सोडियम के साथ आके आपके पास क्या हो जाएंगी, इसके साथ ऐड हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास क्या करती हैं कि एनाइन गैप को डिक्रीज कर देंगी। किस तरह से, फॉर्मूला वही है, सोडियम माइनस क्लोरीन प्लस बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अगर सोडियम आपके पास 140 था नॉर्मली, अब सोडियम 140 नहीं रहा, कुछ कुछ आपके पास क्या है, उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गई है, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो सोडियम कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। माइनस अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन थी आपके पास 26, हमने सॉरी क्लोरीन आपके पास थी 10, ठीक है, और प्लस बाइकार्बोनेट जो थे वो 26 थे। तो अगर हम बात करें 130 माइनस ये कितना बन गया 129, तो 129, तो आंसर कितना है 1। तो आयनाइनिक गैप नॉर्मली आपके पास कितना होता था, 8 से लेके 12, ये नॉर्मल थी। अगर 8 से कम है तो आयनाइन गैप डिक्रीज हो गया, अगर 12 से ज़्यादा है तो बढ़ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल माइलोमा में एनाइन गैप जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये थी मेन हमारे पास आज का जो टॉपिक था, उसकी जो बेसिक्स थी, जो कंसेप्ट था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट सिर्फ हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी काजेज हैं जिसकी वजह से नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपके पास होता है हाइपर क्लोरीमिया। हाइपर क्लोरीमिया, इसका क्या मतलब होगा कि बॉडी में आपके पास जो क्लोरीन का लेवल है वो बढ़ गया, ठीक हो गया। तो जब भी क्लोरीन का लेवल बढ़ेगा, ठीक हो गया, तो क्लोरीन आपके पास ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक हो गया। तो नेगेटिवली चार्ज आपके पास ये क्या करेगी कि ये बाई कार्बोनेट को शिफ्ट करेगी। अगर इसको शिफ्ट करेगी तो बाई कार्बोनेट्स बॉडी से निकल जाएंगे। अगर बाई कार्बोनेट्स बॉडी से निकल गया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक हो गया। बेशक आपके पास बाई कार्बोनेट निकल गए हैं लेकिन क्लोरीन उसकी जगह पे आ गई है, एनाइन गैप जो होगा वो उतना ही रहेगा, लेकिन पेशेंट जो होगा वो मल्टीपल एसिड सॉरी आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यूज आता है कि हमारे पास नॉन आइनाइन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिड में आपके पास कौन सी ऐसा एनाइन है, इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इंक्रीज करता है। तो आपने ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज है, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन आपके पास नॉन आयनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि जिसमें एनाइन गैप सेम रहेगा, जैसे कि हमारे पास डायरिया, ठीक है। डायरिया के अलावा हमारे पास सेलीन इन्फ्यूजन, ठीक है जी। सेलीन इन्फ्यूजन के अलावा हमारे पास एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास असीटाजोलामाइड, ठीक है। असीटाजोलामाइड के बाद हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती हैं जैसे कि हाइपर एलिमेंटेशन, एलिमेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डायरिया, डायरिया में क्या होता है कि हमारे पास बॉडी से बाइकार्बोनेट लॉस हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो जब बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लेकिन बाइकार्बोनेट जितने निकलेंगे उतना ज्यादा क्लोरीन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक हो गया। तो डायरिया में हमारे पास हमें पता चल गया। सेलाइन इन्फ्यूजन में मेन आपके पास जो कंपोनेंट होता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जब देंगे तो इसमें क्या है, क्लोराइड है। तो क्लोराइड अगर आएगी तो ये क्या करेगी, बाइकार्बोनेट को शिफ्ट कर देगी, तो बाइकार्बोनेट निकल जाएंगे लेकिन उतना ही क्लोरीन जो होगा वो बढ़ जाएगा। एडिसन डिजीज में हमारे पास क्या होता है कि एडिसन डिजीज में एड्रीनल इनसुफिशियंसी होती है, ठीक हो गया। एड्रीनल इनसुफिशियंसी अगर होगी तो आपके पास
एल्डोस्टीरोन जो होगा, एल्डोस्टीरोन, ठीक है, एल्डोस्टीरोन अपना काम नहीं करेगा। अगर एल्डोस्टीरोन जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, तो आपके पास इसमें क्या होगा कि एल्डोस्टीरोन की वजह से आपके पास बॉडी से एच पॉजिटिव आयन जो थे वो एक्सक्रीट हो रहे थे, हमने पढ़ा था ना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। तो अगर एच पॉजिटिव आयन एक्सक्रीट नहीं हो रहे तो ये बॉडी में बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास बॉडी में एच पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे तो ये आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया, तो इस कंडीशन में भी आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा किडनी की वजह से। असीटाजोलामाइड आपके पास क्या करती है, पीसीटी से हमने बात कर चुके हैं पहले। पीसीटी पे आपके पास अ, जो आपके पास इंजाइम होता है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसको इनहिबिट कर देती है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जब इनहिबिट कर देगी तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके पास बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। तो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी क्योंकि हमने इसको इनहिबिट कर दिया, तो बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट हो जाएंगे। अगर एक्सक्रीट हो जाएंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक हो गया। हाइपर एलिमेंटेशन, अगर कोई बंदा जो है वो ओरली नहीं खा सकता और वो आपके पास सिर्फ इन्फ्यूजन से, ठीक है, इन्फ्यूजन से आपके पास मील ले रहा है, तो इन्फ्यूजन की वजह से आपके पास क्या होगा कि उसकी बॉडी में एसिडिक कंटेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशन थी जो कि आपके पास होती हैं नॉन एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मोस्ट कॉमन आपने याद रखना है हाइपर कैलोरीमिया। ठीक हो गया। बाकी डायरिया, सेलिन इन्फ्यूजन, एडिसन डिजीज, एसीटाजोलामाइड, एडिसन डिजीज और आपके पास स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ना, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये आपके पास जो ड्रग होती है ना, ये आपके पास क्या करती है, ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगी और सेम इसी तरह का इफेक्ट आएगा कि एल्डोस्टेरोन ही नहीं है, सेम एल्डोस्टेरोन नहीं है, एच पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है उसको हमने देखना है कि वाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का उसने निमोनिक लिखा हुआ है बुक पे, मड पाइल्स। मड पाइल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एम से सबसे पहले मेथनॉल, मेथनॉल, उसके अलावा यूरेमिया, उसके अलावा हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आयरन टॉक्सिसिटी। उसके अलावा एल से हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस। और फर्दर हमारे पास एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। और फर्दर हमारे पास सैलिसाइक्लेट, मतलब के एस्परीन। इसको हम कल पढ़ चुके थे, दोबारा देख लेंगे। तो ये मेन काजेज हैं हमारे पास जो कि एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा देंगी। हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, फिर बात आहिस्ता आहिस्ता सारी बातें डिस्कस करते जाएंगे। तो लैक्टिक एसिडोसिस हमारे पास क्यों होगा, मेनली अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें ना, तो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में आपके पास ग्लूकोज एंड पे कन्वर्ट होता है पायरोवेट में। ठीक है, तो पायरोवेट में कन्वर्ट होने से पहले आपके पास एक प्रोडक्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं फोस्फो इनोल पायरोवेट। और ये फर्दर आपके पास आगे कन्वर्ट हो जाती है पायरोवेट में। ठीक है जी। और पायरोवेट आपके पास नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है टीसीए साइकिल में, टीसीए जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। अब लैक्टिक एसिडोसिस कब कंडीशन होगी हमारे पास, लैक्टिक एसिडोसिस, तो अगर लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है हमारे पास, कोई ना कोई एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो एसिड आपके पास किधर जाके ऐड होगा, जो एनाइन गैप है वहां पे जाके ऐड होगा। लैक्टिक एसिडोसिस हमेशा तब होता है कि जब बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जब डेफिशिएंसी होती है ना, तो हमारे पास ये ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है ना, इसमें इसके जो फर्दर स्टेप्स हैं, जिधर जिधर ऑक्सीजन का यूटिलाइज होना होता है, मैं लिख देता हूँ। हमारे पास ये तो ग्लूकोज है ना, फर्दर नेक्स्ट ग्लिसरोल, ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है ना, वो आपके पास कन्वर्ट होता है 1,3 बिस में, बिस फोस्फोग्लिसरेट में। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये जो प्रोसेस होता है, इसमें यूज होता है, क्या यूज होता है, NAD पॉजिटिव, और जो इसको कन्वर्ट कर देता है NADH में।
1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, आगे 3 फास्फोग्लिसरेट में, फिर आगे 2 फास्फोग्लिसरेट में, और फिर आगे आपके पास 3 फास्फोग्लिसरेट, 2 फास्फोग्लिसरेट, और फिर फास्फो फास्फोइनोल पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो फास्फोइनोल पायरोवेट पायरोवेट फिर फर्दर टीसीए साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें एटीपी मिलती है। ठीक हो गया, इस प्रोसेस से हमें एटीपी मिलती है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो आपके पास क्या होगा कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके पास ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन नहीं होगी, मतलब कि आपके पास ये जो आगे फर्दर टीसीए साइकिल है ना, इसमें ये पाथवे कन्वर्ट नहीं होगा, आगे मूव मूव ऑन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके पास बॉडी को ग्लाइकोलाइसिस को आपके पास एक्टिव रखने के लिए क्या चाहिए होता है, एनएडी चाहिए होता है। ठीक हो गया, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन ना होने की वजह से टीसीए साइकिल तो नहीं चलेगा। अगर टीसीए साइकिल नहीं चलेगा तो ये जो पायरोवेट होता है ना, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, लैक्टेट में। ठीक है, और इस प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे हमें NADH जो होता है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है NAD पॉजिटिव में, और ये दोबारा NAD पॉजिटिव यहाँ पे आके यूटिलाइज होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास अगर ऑक्सीजन नहीं थी तो टीसीए साइकिल, अगर टीसीए साइकिल चलता फर्दर आपके पास यहाँ से टीसीए साइकिल से फर्दर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती, आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें पता क्या, हमें ये मिल जाता था NAD पॉजिटिव। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तभी चलती अगर बॉडी में ऑक्सीजन होती। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ये आपके पास फर्दर प्रोसेस नहीं होता। लेकिन बॉडी शट डाउन, आपके पास सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो शट डाउन नहीं होता। क्यों नहीं शट डाउन होता? कि यहां से भी हमें एटीपी चाहिए होता है, हमें यहां से भी एटीपी मिलता है, हमें यहां से भी एटीपी मिलता है, तो मेन तो हमें एटीपी चाहिए होता है ना। तो सेल आपके पास इस तरह से उसका मेंटेन करता है कि भाई ये एटीपी अगर नहीं मिल रहा तो जितना मिल रहा है वो तो हम लेना, तो जितना आपके पास विदाउट ऑक्सीजन प्रोसेस हो सकता है वो तो हम करें ना। एनरोबिक आपके पास जो मेटाबॉलिज्म है वो तो हो रहा होता है, तो आपके पास एनरोबिक मेटाबॉलिज्म में जो पायरोवेट होता है वो आपके पास लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और आपके पास यहाँ पे NADH जो होता है वो NAD में कन्वर्ट होता है, और NAD फर्दर आपके पास ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे को रन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास मेन काज था। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। अगर बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है तो आपके पास लैक्टेट बढ़ जाएगा, अगर लैक्टेट बढ़ जाएगा तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, और अगर बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस हो गया तो आपको पता है कि एनाइन गैप जो होगा वो बढ़ जाएगा, शॉक, सीजर, ये सारी कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास हम बात कर लेते हैं मैथेनॉल। मैथानॉल, आपके पास मैथानॉल जो ये इंडस्ट्रियल एजेंट है। ठीक है, एंटी फ्रीज या एंटी फ्रीज इंडस्ट्रियल क्लीनर। ठीक है जी। तो आपके पास ये जो मेथानॉल का मेटाबॉलिज्म है ना, मेनली ये आपके पास एज अ साइड इफेक्ट के तौर पे काम करता है। क्यों काम करेगा? हम मेथानॉल को क्यों आपके पास ये इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है, तो कोई अगर पेशेंट जो है ना उसने एक्सीडेंटली कि अचानक आपके पास मेथानॉल उसने उसको उसने इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, पी लिया मेथानॉल, या एज अ अल्कोहलिक के तौर पे भी, अल्कोहल में भी होता है ना मेथानॉल। ठीक है, फर्दर आपके पास सुसाइड की वजह से, सुसाइड करनी चाहिए तो उसने मेथानॉल को क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया। तो ये सारी कंडीशन होने की वजह से अब जो मेथानॉल का प्रोसेस होता है ना, जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, उसमें होता कुछ इस तरह से है कि मेथानॉल जो है वो आपके पास फर्दर कन्वर्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, और फॉर्मेल्डिहाइड आपके पास फर्दर कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो एंजाइम यूटिलाइज होता है, पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, और फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया, तो ये इसके मेटाबॉलिज्म का ये प्रोसेस है। अब जब ये मेटाबॉलिज्म होता है ना तो एंड पे आपके पास फॉर्मिक एसिड बन जाता है, और ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ना ये बेसिकली बॉडी के लिए टॉक्सिक है। किस कहाँ कहाँ पे टॉक्सिक है? ये आपके पास विजन लॉस, और फर्दर आपके पास मेथानॉल टॉक्सिसिटी की वजह से जो पेशेंट होगा वो कोमा में जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये मेन इसके काजेज है। अब इसको ट्रीट करने के लिए, और फर्दर आपके पास ये तो दो बातें हमने कर ली, और फॉर्मिक एसिड, अगर बॉडी में एसिड बढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ये आपके पास एनाइन गैप जो होगा उसको इंक्रीज कर देगा। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि ये आपके पास
ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है ना, इसको इनहिबिट कर देते हैं, और इसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास जो ड्रग होती है फोमीपिजोल। फोमीपिजोल, ठीक हो गया, ये हम यूज करते हैं, और ये आपके पास क्या करेगी कि इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देगी, और मेथनॉल जो होगा वो फर्दर आपके पास उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं उसमें कन्वर्ट नहीं होगा, एसिड नहीं बनेगा, ना विजन लॉस होगा, ना पेशेंट को कोमा होगा, और ना वो आपके पास क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉक्सिक एजेंट है वो है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है इसका भी सेम है कि आपके पास सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकोल जो होती है, ईजी लिख देता हूँ, आपके पास ये कन्वर्ट होगी ग्लिसरैल्डिहाइड में, ग्लिसरैल्डिहाइड में, और ग्लिसरैल्डिहाइड से आपके पास ये फर्दर आपके पास कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोलिक एसिड में, ग्लाइकोलिक एसिड एंड प्लस आपके पास ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम आपके पास वही जो इंजाइम वहां थे वही यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज तो एथिलीन ग्लाइकोल आपके पास अगर किसी पेशेंट ने एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर लिया या आपके पास सुसाइड की वजह से इंजेस्ट की है, तो ऐसे पेशेंट में आपके पास ये जो ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड आपके पास बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और फर्दर आपके पास ये किडनी के लिए बहुत ज्यादा आपके पास ये टॉक्सिक होती है, और आपके पास इस पेशेंट को क्या हो जाएगा, AKI, एक्यूट रीनल इंजरी, या फेलियर भी कह सकते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके पास फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन, और उसके अलावा हमारे पास ओलिग्यूरिया, ओलिग्यूरिया एनोरेक्सिया। ठीक हो गया, तो ये सारी कंडीशन जो है वो आपको इसके साथ मिल सकती हैं, फ्लैंक पेन, ओलिग्यूरिया, एनोरेक्सिया। ठीक है जी। मेटाबॉलिक एसिड और एक्यूट किडनी फेलियर। अब जो आपके पास MCQs आता है, USMLE में, NRE में, कहीं भी आएगा, तो वो आपके पास इसको किस तरह से बताएगा, वो कहेगा कि आपके पास जो पेशेंट है ना उसकी वैल्यूज दे देगा कि सोडियम का जो लेवल है वो आपके पास है 135। ठीक है, वो कहेगा कि क्लोराइड का जो लेवल है वो आपके पास कितना है, 103, और आपके पास बाई कार्बोनेट का जो लेवल है वो कह देगा वो आपके पास है तकरीबन, हम कह सकते हैं कि आई थिंक सो 20 है। ठीक है, तो आपके पास 20 या 15 कर लें, 15 करेंगे तो फिर आपके पास 15 है, तो ये आपके पास वैल्यूज देगा, और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि 135 में से हम कितने माइनस करेंगे, 103 और 15 माइनस 118, तो ये आंसर कितना आएगा, ऑलमोस्ट आपके पास तकरीबन 12 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो मोर देन 12 आ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ये पेशेंट जो है वो एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का है। अब हमारे पास ये सारी कंडीशन होगी, फिर साथ में वो देगा कि या तो उसने सुसाइडल अटेम्प्ट की है, या वो आपके पास क्या है, अल्कोहलिक है, पेशेंट जो है ना वो ड्रिंकर है। तो हमने डिफरेंशियल कैसे करना है, अगर तो वो हमारे पास कहेगा कि उसकी विजन लॉस है, उसको आपके पास सही से नजर नहीं आ रहा, वो आपके पास इंसेफ्लोपैथी के साथ में रहे, कोमा के साथ, उसको मेंटल स्टेटस जो है वो उसका आल्टर है। ठीक है, तो एंड पे ये मेथनॉल या इसका नहीं पूछता, वो कहता है कि कौन सा जो कंपोनेंट है उसकी बॉडी में इंक्रीज कर गया, तो ये फॉर्मिक एसिड, मेथनॉल से फॉर्मिक एसिड बनता है जो कि आपके पास मेन टॉक्सिसिटी काज करवाता है, और एथिलीन ग्लाइकोल में आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, तो ये आपके पास मेन कंपोनेंट होते हैं। इसकी वजह से नहीं होती एथिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम आपके पास फोमीपिजोल दे रहे हैं। फोमीपिजोल क्या कर रही है कि इस अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर रही है, अगर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिट हो रही है तो एथिलीन ग्लाइकोल तो बढ़ रहा है, तो एथिलीन ग्लाइकोल डायरेक्टली आपके पास एक्यूट किडनी फेलियर या मेटाबॉलिक एसिडोसिस का काज नहीं है, बल्कि इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं वो काज होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इसकी मेन काज थी, तो यहाँ पे याद करने वाली बात ये है, एथिलीन ग्लाइकोल किडनी को अफेक्ट करती है। ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो मेथानॉल है वो आपके पास विजन लॉस और कोमा का काज बनता है। ठीक हो गया, तो ये दो थी मेन काजेज। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है यूरीमिया, यूरीमिया, ठीक है, यूरीमिया आपके पास मेनली होगा क्यों, जब आपके पास किसी पेशेंट को क्रोनिक किडनी फेलियर है, क्रोनिक किडनी फेलियर में होगा क्या कि आपके पास जो किडनी है पेशेंट की वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, अगर वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है तो आपके पास यहाँ पे उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो नहीं होगी, अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से बॉडी में BUN जो होगा वो बढ़ जाएगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये प्रोडक्ट्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी। अगर ये बढ़ जाएंगी तो दीज प्रोडक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ एनाइन गैप
ठीक हो गया। और इसके नतीजे में आपके पास क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो यूरेनिया के साथ आपने एक ट्राइएड याद रखना है। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आपके पास ये जो यूरेनिया होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एजोटीमिया, तो इसमें पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम, फर्दर आपके पास इंसेफ्लोपैथी, इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, और फर्दर आपके पास तीसरी कंडीशन जो होती है वो होती है प्लेटलेट डिसफंक्शन। अगर कभी भी एमसीक्यूज में ये तीनों चीजें कॉम्बिनेशन में आ रही हैं और साथ उसको किडनी के साथ वो आपको थोड़ी बहुत सिनेरियो दे रहा है, तो ये आपके पास क्या कंडीशन है, यूरीमिया की है। पेरिकार्डाइटिस में उसको क्या होगा, चेस्ट पेन होगा कि अगर वो लीन फॉरवर्ड करेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। इंसेफ्लोपैथी में एस्टिरेक्सिस, एस्टिडेक्सिस आपके पास अगर हम उसको कहेंगे कि अपने जो हैंड हैं उनको आपके पास क्या कर, उनको एक्सटेंड करो, तो एक्सटेंड जब करेगा तो उसमें ट्रिमर आना शुरू हो जाएंगे, एस्टिडेक्सिस इंसेफलोपैथी। और प्लेटलेट डिसफंक्शन, कि वो ब्लीडिंग के साथ पेशेंट जो होगा वो मिलेगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास यूरीमिया भी क्या होती है, एनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मेन काज होती है। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है जी। फर्दर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, लैक्टिक एसिडोसिस हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, डायबिटिक का क्या मतलब है कि आपके पास बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। तो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कब कब ज्यादा होता है, वैसे तो हमारे पास हमने देखा था कि पीसीटी जो कंडीशन थी उसमें ग्लूकोज यूरिया मिल रहा था, ठीक है, बॉडी में नहीं बढ़ रहा था। तो ग्लूकोज बॉडी में बढ़ता है डायबिटीज मेलाइटस में। तो डायबिटीज मेलाइटस में मेनली जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन होती है ना, वो मेनली टाइप 1 के साथ रिलेट है, क्योंकि इसमें इंसुलिन का जो लेवल होता है वो बॉडी में कम होता है, डिक्रीज इंसुलिन। ठीक है। और कीटो, कीटो के आपके पास क्या बनेगा, कीटोन्स। और एसिडोसिस का मतलब आपको पता है कि एसिड है। तो अगर आपके पास डायबिटीज की वजह से बॉडी में कीटोन एसिड जो है वो बढ़ रहे हैं, तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और कीटोन्स जो होते हैं वो आपके पास एसिड है, तो ये एनाइन गैप को इंक्रीज कर देंगे, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, एनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों ऐसा होता है कि कीटोएसिडोसिस क्यों होती है, आपके पास होता है इस वजह से है कि जब बॉडी में इंसुलिन डिक्रीज हो जाती है ना, इंसुलिन डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज है जिसकी वजह से आपके पास पेंक्रियाज के बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इंसुलिन बनती नहीं है। अगर बॉडी में इंसुलिन कम होती ना, तो नॉर्मली हमें पता है कि आपके पास ग्लूकागोन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, ग्लूकागोन। ठीक है। और ग्लूकागोन आपके पास ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ज्यादा करता है बॉडी में। अब बॉडी तो फंस गई है, बॉडी में हमारे पास इंसुलिन कम है, इंसुलिन क्या करती है कि ग्लूकोज को कम करती है। अब इंसुलिन तो पहले ही कम है, और ऊपर से अगर इंसुलिन कम है तो ग्लूकागोन ज्यादा हो जाएगा, और ग्लूकागोन ग्लूकोज को और ज्यादा करेगा, तो बॉडी में हमारे पास नेट रिजल्ट ये मिलता है कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर कभी भी कीटोएसिडोसिस कब होगी, बॉडी में कोई भी अगर स्ट्रेस की कंडीशन हो गई, स्ट्रेस मतलब कि इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन की कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रेस या इन्फेक्शन की कंडीशन में बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो एक्टिवेट हो जाता है, इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो इसके आपके पास एड्रीनर्जिक जो स्टिमुलेशन होती है न्यूरोट्रांसमीटर में, नोर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन जो होती है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ग्लूकागोन पहले ही ज्यादा है। अब बॉडी में ना इंसुलिन का काम पता क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजी जब हमने देखी थी तो हमने कहा था कि ये लिपोजेनेसिस करवाती है, लिपोजेनेसिस करवाती है। नॉर्मली इंसुलिन जो होती है वो नॉर्मली लिपोजेनेसिस करवाती है, कि लिपिड्स को बनाती है, फैट्स को जोड़ती है। अगर बॉडी में इंसुलिन कम है तो आपके पास लिपोजेनेसिस नहीं होगी। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपके पास ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नोर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन और प्लस ग्लूकागोन होते हैं, ये सारे पता क्या करते हैं कि ये इसको इनहिबिट करते हैं, ये भी इसको इनहिबिट करेगा, ये लिपोजेनेसिस को नहीं होने देगा। इंसुलिन करवाती थी, और ये दोनों आपके पास रोक रहे हैं, लिपोजेनेसिस को इनहिबिट करते हैं, और आपके पास ये दोनों लिपोलाइसिस को इनहांस करते हैं, लिपोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। और अब अगर इंसुलिन नहीं है तो जाहिर बात है ये दोनों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी लिपोलाइसिस को इनहांस करते हैं, ग्लूकागोन भी। और अगर इंसुलिन नहीं है तो वो भी आपके पास लिपोजेनेसिस नहीं होगी तो लिपोलाइसिस होगी। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं ना वो लिपोलाइसिस को इनहांस कर देते हैं। तो जब आपके पास लिपोलाइसिस को इनहांस होते हैं
तो ट्राईग्लिसराइड जो होते हैं ना बॉडी में, ट्राईग्लिसराइड आपके पास उसकी ब्रेक डाउन होती है किस किस में? एक होती है आपके पास ग्लिसरॉल में, ये आपके पास लिपोलाइसिस हुई ना, तो लिपोलाइसिस ट्राईग्लिसराइड टूटेंगे ग्लिसरॉल में और फ्री फैटी एसिड में। और ये जो फ्री फैटी एसिड होते हैं आपके पास, ये नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास कीटोन्स में, कीटोन्स। ठीक हो गया? किस तरह से कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया? और ये जो ग्लिसरॉल होता है ये आपके पास ऐड हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, ये ग्लाइकोलाइसिस में इसकी एडिशन हो जाएगी ग्लिसरॉल की, और यहाँ से फ्री फैटी एसिड से आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और कीटोन्स बनेंगे, असीटो एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। अब एक और प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास होता कुछ इस तरह से है कि ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है बॉडी में, ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट, ये आपके पास टीसीए साइकिल में कन्वर्ट होता है और ऑक्जेलो एसीटेट एसीटाइल को ए के साथ मिलके आइसोसिट्रेट बना देता है आगे, आइसोसिट्रेट। ये टीसीए साइकिल है, ठीक है, याद नहीं करना, सिर्फ आपको बताने लगा हूं कि मैकेनिज्म क्या होता है। अगर बॉडी में ये सारा काम चल रहा है, ठीक है, तो ये जो टीसीए साइकिल होगा ना इसको भी रोक दिया जाएगा। रोका क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे पास जब बॉडी में ग्लूकागोन का लेवल ज्यादा होता है या आपके पास एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, तो ये ऑक्जेलो एसीटेट को आके क्या करवाते हैं, ये कहते हैं कि भाई तूने आगे एसिटाइल कोए के साथ नहीं मिलना, ठीक है, तो उसके साथ ना मिल, बल्कि हमने तुझसे क्या बनानी है, हमने तेरे से ग्लूकोज बनानी है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाए। ये सारा बायोकेम का आपके पास है कंसेप्ट है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ना वो आपके पास इनहांस हो जाता है। ठीक हो गया? तो अब ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ नहीं मिल रहा बल्कि डायरेक्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बना रहा है, ये काम हो गया। सिंपैथिक नर्वस से ये जो एसिटाइल कोए था, अब इसको इसको भी तो यूटिलाइज करना है, तो ये एसिटाइल कोए आपके पास इस प्रोसेस में आके इन्वॉल्व हो जाता है, फ्री फैटी एसिड के साथ मिलके आपके पास बीटा ऑक्सीडेशन में कीटोन फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया? तो इस तरह से बाय द आपके पास एंड, अगर नेट शेल की बात करें तो हमारे पास कीटोन्स जो थे वो बढ़ रहे थे, तो कीटोन्स अगर बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, और एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारे पास होता है। ये जो पेशेंट होता है वो आपके पास किस तरह से मिलेगा, क्योंकि डायबिटीज होती है तो इसमें हमारे पास वो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, एब्डोमिनल पेन, नोइया, वोमिटिंग, और उसके साथ हमारे पास कोस्मोल ब्रीदिंग के साथ मिलेगा। कोस्मोल रेस्पिरेशन क्यों होगी? क्योंकि आपके पास फॉर द कंपनसेशन, कंपनसेशन में अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, आपके पास बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक हो गया, तो एसिड कंटेंट बढ़ रहा है, पीएच जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो अब लंग्स पता क्या करते हैं, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, इंक्रीज द रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा एक्सेल करते हैं। अगर ज्यादा एक्सेल करेंगे तो आपके पास पेशेंट हाइपर वेंटिलेशन पे चला जाएगा और कोस्मल ब्रीथिंग, डीप रैपिड ब्रीथिंग को हम बोलते हैं। ठीक हो गया? और एनाइनिक गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो कंडीशन है मैंने आपको बता दी है। अगर कोई पेशेंट जो है वो आपके पास आयरन टॉक्सिसिटी के साथ मिल रहा है, आयरन टॉक्सिसिटी, आयरन टॉक्सिसिटी क्यों होगी? आयरन टॉक्सिसिटी हमारे पास, अगर किसी ने आयरन पिल्स ले ली हैं तो आयरन पिल्स लेने की वजह से हमारे पास होगा कुछ इस तरह से कि Fe3, ठीक है जी, Fe3 प्लस प्लस 3H2O ये मिलेंगे और ये क्या बना देंगे आपके पास, FeOH3 प्लस 3H पॉजिटिव। ठीक हो गया? तो ये आपके पास जो H पॉजिटिव आयन है ये मेन काज होंगे फॉर द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक हो गया? और अब ये जो कंडीशन होगी ये बॉडी में क्या क्या, बॉडी में आपके पास सबसे पहले जो कंडीशन होती है ना आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से, तो जीआईटी मिकोजल सेल्स जो होंगे ना वो आपके पास डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जीआईटी मिकोजल सेल्स, मिकोजल सेल्स जो होंगे वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। बेसिकली आपके पास ये क्या करता है कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवाना शुरू कर देता है। ठीक हो गया? ये फ्री रेडिकल्स जो इसके बनते हैं ना, लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, सेल्स को, सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जीआईटी मिकोजल सेल जो होंगे वो डैमेज होंगे, और आपके पास अर्ली कंडीशन में, और आपके पास वीक्स पे ना, इनिशियल और एंड पे आपको ये कंडीशन मिलती है कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाती है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन क्यों मिलेगी? क्योंकि स्कारिंग हो जाएगी ना, स्कार बन जाएंगे, जो जब मिकोजल सेल डैमेज हो जाएंगे तो स्कार बन जाएंगे, और वो आपके पास क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ वो बाइंड हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाउल ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है। ठीक हो गया? ये सारी कंडीशन थी। एस्पिरिन ओवरडोज की कल हमने बात कर ली थी। एस्पिरिन ओवरडोज, तो एस्पिरिन ओवरडोज की दो काजेज थी, कल हमने बड़ी डिटेल में बात की है। पहले क्या करवाती है हमारे पास, ये एस्पिरिन करवाती है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस,
क्योंकि आपके पास ये सैलिसाइक्लेट होता है। सैलिसाइक्लेट एसिड जो होता है वो आपके पास मेडुला को एक्टिवेट कर देता है, और मेडुला को एक्टिवेट करेगा तो पेशेंट क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट। ठीक हो गया, हाइपर वेंटिलेट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर ज्यादा जाएगी, तो आपके पास सीरम में कम रह जाएगी। अगर सीरम में कम रह जाएगी तो जाहिर बात हमें पता है कि आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, डिक्रीज कार्बन है। और बाद में आपके पास होता है कुछ इस तरह से है कि ये सैलिसाइक्लेट के आपके पास मेटाबोलाइट्स है ना, मेटाबोलाइट्स, ठीक हो गया, ये क्या करते हैं कि ये आपके पास ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, इसको इनहिबिट कर देते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन को जब इनहिबिट कर देते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस होता है ना, तो वहां उसको जब इनहिबिट कर देते हैं तो जाहिर बात है कि बॉडी में NAD पॉजिटिव की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर NAD पॉजिटिव की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके पास क्या होगा, ये अगर नहीं बनेगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पाथवे होता है। अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से नहीं बन रहा तो फिर दूसरी तरफ कहाँ से बनेगा, हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से बनेगा। तो इस वजह से आपके पास जितना भी पायरोवेट होता है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ताकि यहाँ से NADH से NAD पॉजिटिव बनाए, और ताकि ग्लाइकोलाइसिस तो आपके पास मिनिमम, ये तो आपके पास जो प्रोसेस है ये तो चलता रहे। तो इस तरह से आपके पास ये जो कंडीशन होती है ना, ये उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लैक्टिक एसिडोसिस अगर होगा तो जाहिर बात है एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। और पेशेंट आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, ठीक हो गया, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक हो गया जी। आज हम आएंगे बुक के ऊपर। उस दिन से मैंने बुक पे आपको कुछ भी नहीं बताया था, तो आज इसलिए बुक पे आएंगे क्योंकि आज हमने कोई चीज भी नहीं छोड़ी जो रहती है हमारे पास, सारा कुछ पढ़ लिया हमने। यहां से हम रीड करना शुरू करेंगे। हमारे पास वो कह रहा है कि मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर काज बाई कार्बोनेट अल्ट्रेशन, ठीक है जी। अगर मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर होगा तो बाई कार्बोनेट की अल्ट्रेशन होगी। रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर काज कार्बन डाइऑक्साइड अल्ट्रेशन, ठीक है जी, जहां तक हमें पता चल गया। सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने क्या क्या देखना है, बाइकार्बोनेट्स को। तो यहाँ पे देखें बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहे हैं। अगर बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहे हैं तो पीएच जो है वो आपके पास डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपके पास एसिडिक इन्वायरमेंट हो रहा है ना, बेसिक निकल रहे हैं, तो पीएच एसिडिक तब होती है जब डिक्रीज हो, 7.37 से कम है। तो इसकी कंपनसेशन करने के लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगी, हाइपर वेंटिलेट करेगा जो लंग्स होंगे, ताकि आपके पास इस बाइकार्बोनेट की डिक्रीज को आपके पास मेंटेन किया, हाइपर वेंटिलेशन इमीडिएट। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले मेटाबॉलिक है तो बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे, बाइकार्बोनेट बढ़ेंगे तो पीएच भी बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो आपके पास इंक्रीज होगा, क्योंकि हाइपो वेंटिलेट करेंगे, लंग्स हाइपो वेंटिलेट करेंगे। फर्दर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो पीएच जो होगी वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। फर्दर आपके पास बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन किडनी से बढ़ जाएगी। रीनल इंक्रीज बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन डिलेड। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में आपके पास क्या होता है कि बाई कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है जी। और अगर आपके पास ये डिक्रीज हो गया तो पीएच जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसको आपके पास किस तरह से लंग्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं, तो लंग्स हमारे पास बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। यहाँ पे दो एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये तो आपको हमने बहुत डिटेल में बता दिया था। हमारे पास जो लंग्स की कंपनसेशन होती है वो इमीडिएट होती है, लंग्स फौरी तौर पे आपके पास डिसऑर्डर को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास लंग्स का मसला है और कंपनसेट किसने करना है, किडनी ने, तो ये आपके पास डिलेड कंपनसेशन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन आपके पास जो है, पीएच डायरेक्टली बाइकार्बोनेट और इनवर्सली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कह रहा है कि predicted respiratory compensation for a simple metabolic acidosis can be calculated using the विंटर्स फार्मूला। तो विंटर्स फार्मूला क्या था, हमने बड़ी डिटेल में किया कि आपके पास 1.5 बाइकार्बोनेट, तो ये मिक्स डिसऑर्डर के लिए था, ये बात भी हमने कर ली कल। अब ये जो चार्ट था ना, इसको पढ़ाते पढ़ाते हमारे पास 3 दिन लग गए हमें। यहाँ पे जो एक एक बात लिखी है उसको हमने विद रीजन आपके पास प्रूव करके दी है। अगर आपके पास आर्टीरियल पीएच जो है वो 7.45 से बढ़ रही है, या 7.42 कुछ बुक्स पे है, तो अल्कलीमिया। अगर कम हो रही है तो हमारे पास एसिडीमिया। अब हमारे पास अल्कलीमिया, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है जी। अगर हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की बात करें तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कब होगा, जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, हाइपर वेंटिलेशन, एंजाइटी की वजह से, पैनिक अटैक, हाइपोक्सीमिया, हाई एल्टीट्यूड, सैलिसाइक्लेट
ट्यूमर, ठीक है जी। ट्यूमर हमारे पास क्या कर सकता है कि ये उसको ओवर एक्टिवेट कर सकता है मेडुला को, ठीक हो गया, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है जी। और प्रेगनेंसी, ये सारी कंडीशन आपके पास हाइपर वेंटिलेशन करवाएंगी, जिसके नतीजे में रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। अगर हम मेटाबॉलिक अल्कालोसिस की बात, नहीं, पहले हम करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को देखते हैं। पीएच क्या होगी इसमें, पीएच 7.35 से कम होगी। बाइकार्बोनेट हमारे पास लेस देन 20, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा मोर देन 45, इससे ज्यादा होगा। ठीक है जी। इसमें क्या क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट लंग डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज, ओपियोइड, सिडेटिव, वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, ये सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो बातें थी ये हमारे पास हो गई क्लियर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में अगर हम देखें तो यहाँ पे चेक यूरिन क्लोरीन। तो अगर यूरिन क्लोरीन हमारे पास क्या है कि मोर देन 20 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके पास सेलीन रेजिस्टेंस हमारे पास जो है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। इस बात का मकसद ये है कि अगर हम बाहर से किसी को सोडियम क्लोराइड देते हैं तो सोडियम क्लोराइड देने की वजह से अगर जो पेशेंट है वो ठीक होता है तो आपके पास ये सिलाइन रिस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या था कि हमने कहा कि पेशेंट में वोमिटिंग थी तो आपके पास HCl बॉडी से रिमूव हो गया, हाइपोक्लोरीमिया हो गया। हाइपोक्लोरीमिया अगर था पेशेंट को, ठीक हो गया, तो हमने बाहर से अगर NaCl इन्फ्यूज करवाया, क्लोरीन को मेंटेन किया, तो आपके पास क्लोरीन की मेंटेन करने की वजह से जो पेशेंट था वो ठीक हो गया। सिर्फ दो कंडीशन होती हैं जो कि आपके पास रिस्पॉन्सिव होती हैं फॉर द, आपके पास NaCl सेलाइन रिस्पॉन्सिव, उसमें आपके पास वॉमिटिंग और दूसरी आपके पास डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स ठीक है, और वॉमिटिंग की कंडीशन में एंटासिड्स भी उसने लिखा हुआ है। तो एंटासिड्स वही है ना आपके पास, ये एसिड को कम कर देंगे। तो बेसिकली आपके पास NaCl का ये आपने याद रखना है। तो अगर आप डायूरेटिक्स और वोमिटिंग की वजह से किसी बंदे को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा है तो ये आपके पास बाहर से सोडियम क्लोराइड सलाइन देने की वजह से ये ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि यूरिन क्लोराइन जो होता है वो आपके पास लेस देन 20 मिलेगा। यूरिन क्लोराइन लेस देन 20 क्यों मिलेगा, जाहिर बात है, यूरिन से आपके पास, हमने क्या कहा, वॉमिटिंग से रिमूव हो गया क्लोरीन, ठीक हो गया। तो अगर वॉम आपके पास यूरिन में क्लोरीन जो है मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट है या उससे ज्यादा है, तो ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। उसके अलावा बार्टर सिंड्रोम, जिटलमैन सिंड्रोम, लूप, थायाजाइड्स एंड डायूरेटिक्स। लूप्स एंड थायाजाइड्स दोनों के दोनों आपके पास जो कंडीशन है उसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। तो ये लिटल सिंड्रोम भी हो सकता है, लिटल सिंड्रोम की तरह वो काम करती है सेम। सवेर आपके पास इन अप्रोप्रिएट जो हमने वो सिंड्रोम पढ़ा था, एक सेम सिंड्रोम। तो ये सारे के सारे वो हैं जो कि ट्यूबुलर डिसफंक्शन थे। तो इस सारी कंडीशन में हमारे पास सेलीन रेजिस्टेंस होगी कि हम अगर NaCl देंगे तो आपके पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो होगा वो दोबारा से रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, यहां तक बात होगी। आखिरी बात हमारे पास रह गई है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास बाइकार्बोनेट कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें नीचे कि दो किस्म के हैं हमारे पास, एक है नॉर्मल एनाइन गैप, और एक है हमारे पास इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिड। तो जिसमें नॉर्मल एनाइन गैप होगा स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, जो कि एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करती है, हाइपोक्लोरीमिया, एडिसन डिजीज, ठीक है, असीटाजोलामाइड, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, सेलिन इन्फ्यूजन, ये सारी बातें हो गई। और इसमें आपके पास जो एनाइन गैप होगा वो 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट होगा। अगर हम इंक्रीज एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करें तो एथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऑक्सोप्रोलीन, क्रोनिक एसिटामिनोफेन, ये भी आपके पास ऐसे मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करती है जो कि एनाइन गैप को प्रोड्यूस कर देते हैं। लैक्टिक एसिडोसिस, उसके अलावा हमारे पास एक्सोजेनस लैक्टिक एसिड, मेथनॉल, एस्पिरिन, रीनल फेलियर, यूरीमिया और कीटोन्स, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, अल्कोहलिक स्टार्वेशन। तो ये सारी कंडीशन जो हैं ये आपके पास एनाइन गैप को इंक्रीज कर देंगी। यहाँ पे ये जो हमारे पास चार्ट था हमने कहा था कि अगर पीएच जो है वो इंक्रीज हो रही है तो आपके पास क्या होगा, अल्कलोसिस। अगर हमारे पास पीएच 7.4 से डिक्रीज हो रही है तो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हमने क्या देखना था कि नॉर्मल बाइकार्बोनेट हमारे पास कितने थे, 26 तक थे। तो अगर आपके पास बाइकार्बोनेट कम हो रहे हैं तो हमारे पास बाइकार्बोनेट कम होने की वजह से क्या होता था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरी तरफ, इस तरफ ना हमारे पास क्या थी, ये जो लाइन थी ना वो आपके पास थी 40,
ठीक है, 38 के बाद आपके पास 36, ये थी मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ऊपर को आपके पास 44, 48, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बढ़ रही थी। अब अगर किसी पेशेंट की बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, अगर तो 40 से कम होगा, तो 40 से कम होने की वजह से उसको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। तो ये रेस्पिरेटरी, अगर आपके पास 44 से ज्यादा मिल रहा है, आपको 40 से above मिल रहा है, तो ये इस तरह उन्होंने ग्राफ बनाया ना, तो वो दूसरा जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था उस पे सही से मेंशन था। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक हो गया। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमारे पास यहाँ पे इधर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो चार्ट है इसको दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इधर हमने बनाया था। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको अच्छे से रटा मारना है आपने। यहाँ पे ये देखें ना, तो ये आपके पास जो थी ना, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू थी। ठीक हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे हमारे पास 40, 50, ठीक है, यहाँ से बढ़ गई तो आपके पास क्या था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है। और अगर आपके पास डिक्रीज हो रही थी तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ठीक है, पीएच इधर को बढ़ रही है तो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस को डिक्रीज हो रही है तो एसिडोसिस। अगर बाइकार्बोनेट्स कम हैं तो आपके पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर बाइकार्बोनेट्स हमारे पास ज्यादा हो गए, 40, 36, 40, 48, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि मेटाबॉलिक अल्कालोसिस की कंडीशन है। ठीक हो गया जी। तो ये थी सारी बात। दोबारा से इधर आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट, हाँ जी, यहाँ तक हमारे पास खत्म हो गया। तो अभी कोई किसी ने कोई सवाल पूछने तो पूछे मेरे से।